हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई करियर एकेडमी। जिससे हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट का। तो 5 वीडियोस हमारे तैयार हो गए, 5 चैप्टर्स। तो ये लास्ट चैप्टर है वैल्यूएशन, जो कि 6th चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, एमसीक्यूज ऑन वैल्यूएशन। फर्स्ट एमसीक्यूज, डैश इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द फेयर प्राइस और वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस, टैक्सेशन, वैल्यूएशन, नन ऑफ दिस। कोई भी चीज जैसे प्रॉपर्टी का अगर आपको एस्टिमेट निकालना, फेयर प्राइस निकालना है, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, रेंट फिक्सेशन, मॉर्गेज, ऑल द अबव। वैल्यूएशन, हम जब भी हमको कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है या फिर सेल करनी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ना कि यार ये परचेस करनी है तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, राइट। अब हमको सेल करना है तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तो उसके हिसाब से हम सेल करेंगे ना, राइट। रेंट फिक्सेशन करना है तो वैल्यूएशन करना जरूरी है। जैसे अगर बैंक से लोन ले रहे हो, तो अगर आपने घर गिरवी रखा है तो घर का वैल्यूएशन पता होना चाहिए, राइट। वो जो बैंक वाले उसी के हिसाब से तो लोन देंगे। अगर आप 1 करोड़ का लोन मांगोगे और आपका जो घर है वो सिर्फ 40 लाख का है, तो मिलेगा क्या? आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सब के लिए वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो ऑल दी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वैल्यूएशन डैश वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एनी वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू मिलती है हमको इससे। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर, लाइफ, मेंटेनेंस, लोकेशन, ऑल द अबव। अगर आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा है तो वैल्यू अच्छी मिलेगी, स्ट्रक्चर खराब है तो वैल्यू कम हो जाएगी। मेंटेन, अगर आपने अच्छा मेंटेन किया है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, मेंटेन खराब किया तो वैल्यू कम हो जाएगी। लोकेशन, अगर पॉश एरिया में है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर अच्छे एरिया में नहीं है तो वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स ए बी सी ऑप्शन सही है, तो डी ऑल द अबव। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, आर्बिट्रेटर, वैल्यूअर, बैंक। तो कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करता है। ओके, आर्बिट्रेटर झगड़े सॉल्व करता है। तो बचा वैल्यूअर, बैंक का तो कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो वैल्यूअर जो रहता है वो वैल्यूएशन करता है। एक्चुअल अमाउंट इनक्योरेड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज। ये माउस बनाने के लिए कितना पैसा लगा, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस, वैल्यू, कॉस्ट और नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज कॉस्ट। कॉस्ट बोलना चाहिए। नेक्स्ट, तो सिविल की लैंग्वेज में क्या होता है कॉस्ट? इन सिविल इंजीनियरिंग कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या? ठीक है, लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज लैंड कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। लैंड कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ कमोडिटी प्लस प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड एज। ये चीज को बनाने को जो खर्चा लगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट। जब मैं इसको सेल करूंगा तो इसमें मेरा प्रॉफिट भी ऐड करूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा प्राइस। प्राइस, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राइस। ओके, जब भी प्रॉफिट ऐड हो जाता है तो प्राइस में होगा। नेक्स्ट, सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स लैंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, सॉरी, लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट तो होना चाहिए, मतलब ये दो ऑप्शन में से लग रहा है आपको ए और बी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स लैंड का कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका प्राइस। नेक्स्ट, the corresponding exchange of one commodity to any another commodity is termed as cost, price, value, none of this. Right answer is value. Value. Value varies from time, demand, supply, location, all the. जैसे मैंने बोला ना, टाइम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी 10 साल पहले, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई, वैल्यू जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिमांड को है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई को, ठीक है। सप्लाई अगर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगा, ठीक है। वैल्यू कब बढ़ेगा? जब आपका डिमांड बढ़ेगा, ओके। तो डिमांड और सप्लाई रेशियो के ऊपर भी डिपेंड है। लोकेशन, पॉश एरिया में तो वैल्यू बढ़ जाएगी, खराब एरिया में तो वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, डिमांड सप्लाई रेशियो, ऑल दियर। तो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है, आरसीसी तो अलग वैल्यू रहेगी, लोड बेरिंग तो अलग वैल्यू रहेगी। लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी 50 साल पुराना है तो वैल्यू कम हो जाएगी, अगर 10 साल पुराना है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू 50 ईयर्स। ओके। सी डिमांड एंड सप्लाई रेशियो, डी ऑल द अबव। लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड रहता है, तो आंसर क्या रहेगा, डी। वैल्यू ऑफ अ डिसमेंटल मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, जो डिसमेंटल मटेरियल रहेगा, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू और मोनोपोली वैल्यू। राइट आंसर इज स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भंगार की वैल्यू। नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू इज अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। पूरा जो बिल्डिंग रहेगा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, उसमें से एक परसेंटेज फिक्स किया हुआ है, 10, 20, 30 और 40। राइट आंसर इज 10%। 10% आप पहले से एज्यूम कर लो कि उसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी। ओके, जैसे 5 लाख का है तो 5 लाख का जो भी 10% होगा वो उसकी स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड इज नोन एज सेल्वेज वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू, बुक वैल्यू। तो जैसे बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो गई 50 साल, पर अभी भी वो बिल्डिंग बोल रही है कि नहीं मैं यहाँ पे लोगों को रख सकती हूँ, ठीक है, मैं लोगों को रख सकती हूँ, तो बिना डिसमेंटल करे भी वो आपको क्या दे रही है, वहां से रेंट दे रही है, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे सेल्वेज वैल्यू। क्या बोलेंगे, सेल्वेज वैल्यू। नेक्स्ट, द डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन, wear and tear and decay is called as damage, depreciation, sinking fund, obsolescence। तो राइट आंसर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, जैसे अपने नई कार ली तो एक साल में कुछ अंजर पंजर तो ढीले होंगे ना, तो उसकी वैल्यू कम हो रही। जैसे बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो तो बिल्डिंग में कुछ डिटोरिएशन होगा, डिके होगा, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount shown in the account book after allowing necessary depreciation is called as distress value, monopoly value, book value और market value। राइट आंसर है बुक वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू कैसे निकलता है, मीन्स जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा उसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, बुक वैल्यू मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो देखो बुक वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, पिछले साइड में मैंने क्या बताया, माइनस बताएगा। ओके, राइट राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट है। बुक वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, कोई भी बुक वैल्यू निकालना है प्रॉपर्टी की तो आप कैसे निकालोगे, बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन और मार्केट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। ईयर भी आपको देख, ठीक है। तो बुक वैल्यू जब भी निकलता है ना, जैसे अभी ये माउस है, इसका मुझे बुक वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैंने इसको परचेस किया था तब 2019 में परचेस किया था, ठीक है। तो एक साल के बाद 2020 में, एक साल हो गया मैंने वापर के इसको, तो इसका डेप्रिसिएशन पकड़ा जाएगा एक साल का। ओके ओके, अब जब 2021 स्टार्ट होगा, जब मैं ये किसी और को बेचूंगा, तो वो क्या करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट जो था उसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस करेगा, कौन सा, पिछले साल का। ओके, तो आपको बुक वैल्यू मिलेगी किस, कौन से ईयर की, 2021। अगर आपको बुक वैल्यू निकालना है किसका, 2022 का, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट एक साल पहले का 2021, इससे आपको क्या मिलेगी, बुक वैल्यू। तो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट विच कैन बी ऑब्टेन एट एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द ओपन मार्केट इफ द प्रॉपर्टी इज पुट फॉर द सेल इज कॉल्ड एज, जैसे इसको मैंने रख दिया मार्केट में, इसको बेचना है, तो वो जो वैल्यू रहेगी उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। उस पर्टिकुलर टाइम में जो वैल्यू रहेगी उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, परचेसिंग द प्रॉपर्टी एंड सेलिंग इट विथ प्रॉफिट
after a short period of time, after short period, sorry, is called as dash value, salvage value, speculative value, distress value, monopoly value. ओके, सेल्वेज वैल्यू तो हमको पता है कि बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो गई है, पर फिर भी वो आपको रेंट दे रहा है वहां से, तो उसको सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट स्पेक्युलेटिव, डिस्ट्रेस और मोनोपोली। तो डिस्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस आ गया उसको, अरे यार पैसे की बहुत जरूरत है, अब मुझे बेचना पड़ेगा घर, तो उसने मजबूरी में बेचा, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। मोनोपोली, पूरे एरिया में मेरा घर सबसे शानदार है, सबसे यूनिक है, तो मैं मेरे हिसाब से वैल्यू दे सकता हूँ, मार्केट में कोई भी वैल्यू रहने दो, पर मैं वैल्यू मेरे हिसाब से दे सकता हूँ क्योंकि मेरा सबसे यूनिक है, तो वो मोनोपोली हो गया, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, स्पेक्युलेटिव वैल्यू। ठीक है, जैसे आपको पता है कि यार अभी 4 लेन बनने वाला है, जहाँ पे ऑलरेडी 1 लेन का रोड था, तो आपने क्या किया, फटाफट जाके प्रॉपर्टी परचेस कर ली, जैसे प्रपोजल हुआ 4 लेन का, वहां का भाव बढ़ गया और आपने बेच दिया, आपने प्रॉफिट ज्यादा गेन कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव वैल्यू। नेक्स्ट, when it can fetch lower value than the market value due to the some reason, जैसे कि war, earthquake, financial difficulty of seller is called as, जैसे अभी मैंने बोला ना कि अगर आप पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दंगे होते रहते हैं, ठीक है, या फिर एक एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आ रहा है एक गांव के अंदर, ठीक है, वहां पे कुछ युद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू वो डाउन हो जाएगी घर की, या फिर आपको बिल्डिंग को सेल करना है क्योंकि आपको मनी की जरूरत है फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से, तो आपने क्या किया, स्ट्रेस आ गया आपको, पूरा स्ट्रेस, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस वैल्यू। नेक्स्ट, when property having special advantage with respect to its location, content, size, shape, etc. In such case, owner may demand higher price is known as value. मेरा घर सबसे शानदार है पूरे एरिया में, राइट, तो जो मैं बोलूंगा वो अमाउंट में भी बेच सकता हूँ, ठीक है, कोई भी ले सकता है, मोनोपोली हो गया, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली वैल्यू। ओके, मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a property is sold or purchased at higher value than market value because of feeling of an owner or purchased towards the property is called as dash value, book value, sentimental value, market value, distress। डिस्ट्रेस तो हमको पता है कि जब उस एरिया में वार हो रहे हैं या फिर अर्थक्वेक आ रहा है या फिर दंगे दंगे फसाद हो रहे हैं या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टी वजह से सेल कर रहे हो, तो उसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। मार्केट वैल्यू मतलब क्या, जैसे कोई चीज बेचने में डाली, वो पर्टिकुलर टाइम में वो जो वैल्यू रहेगी उसको हम बोलते हैं मार्केट। ये भी कैंसिल हो गया। बुक वैल्यू तो हमको पता है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस माइनस डेप्रिसिएशन, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। ये भी कैंसिल हो गया। अब जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उससे आपका जुड़ा है बचपन, तो आप बोलोगे वो तो चला गया घर, राइट, कोई डिफिकल्टी की वजह से बेचना पड़ा, पर कुछ सालों के बाद आपका मन है कि यार मैं वो परचेस करूंगा, फिर जो ओनर रहेगा वो क्या करेगा, अरे इसका तो इसमें फीलिंग जुड़ी है, तो मैं इसका रेट बढ़ा दूंगा, तो जो भी वो रेट बोलेगा ओनर, उसमें वो परचेस कर लेगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंटिमेंटल, क्योंकि उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं उससे। नेक्स्ट, when property of when the value of a property becomes less due to its outdate in style, in structure, in design, elegance, etc., then it is called as obsolescence, depreciation, distress, salvage। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इनका मतलब पता है मुझे। डेप्रिसिएशन जब वेयर एंड टेयर की वजह से होता है, ठीक है, हमने लुक की वजह से बोला क्या, नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर इज ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब जैसे अगर आपने घर बनाया और बहुत ओल्ड स्टाइल का है, बहुत ओल्ड स्टाइल का, अभी जो नए स्टाइल का है वो नहीं है, बहुत ओल्ड स्टाइल का, आउट ऑफ डेट है, आउट ऑफ डेट स्टाइल का, तो उस केस में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the fund which is generally accumulated by the way of periodic or annual deposit for replacement of a building at the end of its useful life is termed as sinking fund, saving fund, annuity fund, none of these। Right answer is sinking fund। ठीक है, sinking fund मतलब सिंक, सिंक में क्या होता है, पानी चला जाता है, वैसे आपको पैसे जमा करने, किसके लिए जमा करने, जैसे आपने नया घर बांधा बांधा 50 साल तक की लाइफ है, 50 साल के बाद नया बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पैसा जमा करते थे आप, तो उसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कौन सी मेथड्स है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड,
क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, ऑल द अबव। तो राइट आंसर इज ऑल द अबव। ये 3 मेथड तो है ही, साथ में एक और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर है आपका डेप्रिसिएशन। अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे हम? ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? सी, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब लाइफ ऑफ बिल्डिंग, लाइफ ऑफ बिल्डिंग। ओके, लाइफ इन ईयर बोलेंगे, कितने साल की हो गई वो बिल्डिंग। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? एनुअल डेप्रिसिएशन। तो राइट आंसर किस, तो ये ध्यान में रखना है, पहले ओरिजिनल कॉस्ट है, फिर स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस किया और डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर, इससे आपको मिलता है एनुअल डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, in this method it is assumed that the property will lose its value by a constant percentage, एक constant percent से लॉस होते रहेगी हर साल, at the beginning of every year, is called constant percentage method, quantity surveying method, decline balance method, both names. So right answer is constant percentage method, sorry, constant percentage method. इसी का एक पेट नेम है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो दोनों भी आंसर सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन, बोथ बी ए, बोथ ए एंड सी ऑप्शन, ठीक है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइन बैलेंस मेथड। क्वांटिटी सर्विंग मेथड जो रहता है वो सबसे एक्सपर्ट रहता है, राइट, जिसको एक्सपीरियंस है वैल्यूएशन का 30-40 साल का, जो देख के बता देता है कि हाँ इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, वही ये मेथड को फॉलो करता है, क्वांटिटी सर्विंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लाइन बैलेंस मेथड फॉर्मूला इज गिवन बाय, ओके, डिक्लाइन बैलेंस मेथड मतलब क्या? कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। तो राइट आंसर इज डी इज इक्वल, डी मींस क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट रेज टू 1 बाय n। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट। तो ये ध्यान में रखना है, रेज टू क्या है? 1 बाय n, scrap value divided by original cost 1 minus a. Okay, next, in which method it is considered that the property loses its value by the same amount every year? हर साल एक ही अमाउंट से कम हो रहा है, मतलब सीधा सीधा जा रहा है, एक ही अमाउंट से कम हो रहा है, एक ही अमाउंट से कम हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो जरा ऑप्शन है क्या? कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में तो हमने पढ़ा कांस्टेंट परसेंटेज से कम होता है, क्वांटिटी सर्विंग मेथड ये तो एक्सपर्ट करता है, सिंकिंग फंड ये तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिंकिंग फंड अलग ही विषय है, बचा क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। राइट आंसर इज स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, in which method the depreciation of property is assumed to be equal to annual sinking fund plus interest of the fund for that year which is supposed to be invested on interest bearing investment? Constant percentage method, quantity surveying method, straight line method, sinking fund method। तो राइट आंसर है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, सॉरी सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, राइट आंसर है सिंकिंग फंड मेथड। ओके, क्या बोल रहा है? अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या रहेगा? एनुअल सिंकिंग फंड, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। इसके बारे में डिटेल मैंने नोट्स के अंदर दिए हैं, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, in which method experienced valuer can work out the amount of depreciation and present value of property? मैंने क्या बोला? एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस जो वैल्यूअर रहेगा वो देख के बता देगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या? कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है क्या? क्वांटिटी सर्विंग मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड? राइट आंसर इज क्वांटिटी सर्विंग मेथड। क्वांटिटी सर्विंग मेथड में क्या होता है? वो देख के बता देता है। ओके, तो वो एक्सपीरियंस वैल्यूअर ही कर सकता है, वो ये मेथड यूज करता है। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड कैन बी फाइंड आउट बाय फॉर्मूला। तो सिंकिंग फंड का फॉर्मूला निराली के अंदर भी गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू
एस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, ब्रैकेट रेस टू एन है और नीचे -1 है, ठीक है। निराली के अंदर ऐसा दिया है, निराली टेक्निक के अंदर, तो ध्यान देना, 1 प्लस आई एन -1, तो हमेशा रेफरेंस यूज करो। तो ये राइट आंसर है। ओके, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट इनकम या फिर नेट रिटर्न। नेट इनकम मतलब क्या होता है? ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग, ग्रॉस इनकम माइनस कैपिटलाइज वैल्यू, आउटगोइंग माइनस कैपिटलाइज वैल्यू, नन ऑफ दिस। तो नेट इनकम का मतलब क्या होता है? जो भी आपको ग्रॉस इनकम आया है उसमें से आउटगोइंग माइनस कर दो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेट इनकम। ओके, जैसे आपको कोई भी रेंट आया है 1000 रुपये, 1000 रुपये में आपने वॉचमैन को दे दिया 100 रुपये, ओके, वो आउटगोइंग में चला गया, वो चला गया आउटगोइंग। ओके, आपको ग्रॉस इनकम 1000 रुपये आई, उसमें से 100 रुपये चले गए वॉचमैन को, 100 रुपये चले गए माली को, मतलब 200 रुपये चले गए, राइट। तो ग्रॉस इनकम में से आउटगोइंग कितने हो गए? 200 रुपये, 200 रुपये चले गए, कितना बच गए? 800, तो 800 हो गया आपका नेट इनकम। ओके, नेक्स्ट, विच आर दी आउटगोइंग्स। तो आउटगोइंग्स में क्या क्या आता है? तो जैसे टैक्सेशन हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, राइट, ऑल दी अबव। तो राइट आंसर क्या है? ऑल दी अबव। आउटगोइंग में क्या होगा? जैसे अगर आपने बिल्डिंग रेंट से दी तो उसका घर पट्टी भरते हैं ना, तो आउटगोइंग में चला गया। उसके अंदर जो घर आपने बनाया है उसके लिए पैसा जमा करके रखा है कि जब ये बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी तो आप नया घर बनाओ, तो जो भी रेंट हो रहा है उसमें से ये पैसा जा रहा है ना। फिर बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस, उसके लिए भी पैसा जा रहा है, ओके, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए। तो तीनों भी ऑप्शन सही है, आंसर है राइट, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द टोटल इनकम एंड इंक्लूड्स ऑल द रिसिप्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, द आउटगोइंग ऑपरेशनल एंड कलेक्शन चार्जेस आर नॉट डिडक्टेड। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस इनकम, नेट रिटर्न, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर इज ग्रॉस इनकम। ग्रॉस मतलब क्या? जिसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं किया मैंने, ना घर पट्टी डिडक्ट की है, ना सिंकिंग फंड डिडक्ट किया है, ना कलेक्शन चार्जेस डिडक्ट किया है, ना ही एनुअल मेंटेनेंस डिडक्ट किया है। जो मेरे पास आया था 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपीज आया था मेरे पास रेंट, ओके, उसको मैं बोलूंगा ग्रॉस इनकम। 1000 में से जब मैंने 100 रुपये माइनस किए वॉचमैन के, 100 रुपये माइनस किए माली के, 100 रुपये माइनस किए एनुअल मेंटेनेंस के, तो कितना बचेगा मेरे पास? 700 रुपये। तो ये 700 हो गया मेरा नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम। ठीक, कंफ्यूजन नहीं अभी। नेक्स्ट, डैश परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मतलब इतना परसेंटेज हम कंसिडर करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का फॉर एनुअल एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। जो भी हमारे पास ग्रॉस इनकम आएगा उसमें से, सॉरी, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में से, ठीक है। ए 1 to 1.5, 1 to 2.5, 2 to 2.5, 3 to 1.5. Right answer is 1 to 1.5. Next question. Which methods, which are the method of valuation of land and building? Rental method, direct comparison of capitalized capital value, development method of valuation, all the above. Right answer है all the above. ये सभी method use करते हैं. Next. Which is not type of lease? Absolute lease, absolute net lease, triple net lease, defined gross lease, none of this. Right answer is none of this. क्योंकि ये तीनों भी लीज के टाइप है। एक होता है फुल सर्विस लीज, तो ये चारों लीज के टाइप होते हैं, ओके। which figure which is multiplied by the net income give the capitalized value, give the capitalized value। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? नेट इनकम से, तो मुझे मिलेगा कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस, ओके, उसको हम बोलते हैं ईयर परचेस। क्या बोलते हैं? ईयर परचेस। जब मैं ईयर परचेस को मल्टीप्लाई करूंगा नेट इनकम से तो मुझे मिलेगा कैपिटलाइज वैल्यू, ओके। तो जब भी मुझे ईयर परचेस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? कैपिटलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय नेट इनकम, ओके। तो राइट आंसर इज ईयर परचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईयर परचेस इज गिवन बाय, ईयर परचेस का भी एक फॉर्मूला है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसके ऊपर भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना है। ईयर परचेस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय आई। आई मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला है आपका ईयर परचेस का। रेस टू कोई एन नहीं होता है, कोई एन माइनस वन नहीं होता है, ये कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और ये 100 वैल्यू होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलाइज वैल्यू इज गिवन बाय, तो अभी देखा ना मैं, कैपिटलाइज वैल्यू हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नेट इनकम को मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ईयर परचेस से। तो देखो जरा ऑप्शन है क्या, सिंकिंग फंड मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस कैंसल, ग्रॉस इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस कैंसल, आउटगोइंग माइनस आउटगोइंग मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस कैंसल, नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेस राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट। सब ऑप्शन की स्टडी करना है आपको। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेशन अलग रखूंगा क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा वीडियो, ओके। तो ये न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। डैश इज अ फॉर्म of property tenure where one party buys the right to occupy the land or building for a given period that is greater than 12 months। जैसे अगर कोई जगह ली, आपकी कोई जगह है, मुझे वो जगह चाहिए, मुझे वहां के सब राइट चाहिए, तो आपने क्या किया, वो प्रॉपर्टी मुझे दे दी, सब राइट्स मुझे दे दी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लीज। क्या बोलते हैं, लीज। क्या बोलते हैं, लीज। अब उस जगह को मैं यूज कर सकता हूँ मेरे राइट के हिसाब से, ओके। तो आपने राइट्स मुझे ट्रांसफर कर दिए, कितने कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 99 ईयर्स भी हो सकते हैं, ओके। डिपेंड्स, सिर्फ लीज किसके लिए लागू है, जब पीरियड ग्रेटर देन 12 मंथ रहेगा तभी, ओके। तो उसको हम बोलते हैं लीज, लीज। और जो लीज लेता है उसको हम बोलते हैं लीज होल्डर, ठीक है। जैसे मैंने वो जगह ली ना, आपकी जगह मैंने ली, तो मैं लीज होल्डर हूँ, ओके। तो राइट आंसर इज लीज, ओके। ये ऑप्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया, ओके, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमने एमसीक्यूज वैल्यूएशन के सब कवर कर लिए, तो आपको एक बार वापस देखना है वीडियो को, और नीचे जो भी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी वो इस चैप्टर के रिलेटेड रहेगी, और प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा मेरा रहेगा वैल्यूएशन न्यूमेरिकल्स का, छोटा सा वीडियो रहेगा, ओके। बेस्ट लक।